प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के कुछ प्रावधानों के बारे में बताया था, आज उसी कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से हम भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं और इसके मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रांतों में द्वैध शासन। दूसरा है केंद्रीय कार्यपालिका अनुत्तरदायी। जो केंद्रीय जो कार्यपालिका है वो अनुत्तरदायी है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तीसरी जो विशेषता है 1919 के अधिनियम की, वह है सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। जो 1909 के अधिनियम में जहां मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, इसी तरह इस सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार कर दिया और अन्य जातियों और धर्मों के लिए भी इसका विस्तार किया, जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। फिर आती है अगली विशेषता, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसके बाद अगली विशेषता है केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको द्विसदनात्मक बना दिया गया, जिसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। और फिर है छठी विशेषता, नरेश मंडल की स्थापना। तो विद्यार्थियों, आपको इसके अंतर्गत पहले इन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। मुख्य बिंदु क्या हैं जो इसकी विशेषता को दर्शाते हैं? तो पहला है प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्रीय कार्यपालिका अनुत्तरदायी, सांप्रदायिक मत अधिकार का विस्तार, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाना और नरेश मंडल की स्थापना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 6 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर हमने 1919 के अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा की। अब इस प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा हम करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांत जो आज जिनको राज्य कहते हैं अपन, जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में। तो प्रांतों में द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। तो यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रयोग करने के लिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए और उसका एक तरीके से प्रयोग करके देखने के लिए प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने प्रांत की जो कार्यपालिका है उसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में गवर्नर और उसके सभासद। गवर्नर और उसके सभासद जो थे वो प्रांतीय सूची के कुल 51 सीटों में से 51 विषयों में से 29 विषयों का प्रशासन उनको सौंपा गया। गवर्नर और उसके सभासद थे, उनको प्रांतीय सूची के कुल जो विषय थे उन 51 में से 29 विषयों का प्रशासन उसको सौंपा गया। इन विषयों को आरक्षित विषय कहा गया। जो आरक्षित विषय गवर्नर और उसके सभासद को सौंपे गए, जिनको आरक्षित विषय कहा गया, इसमें पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि विषय रखे गए। दूसरा भाग था गवर्नर और उसके मंत्री। पहला कौन सा हो गया? गवर्नर और उसके सभासद। दूसरा हो गया गवर्नर और उसके मंत्री। तो प्रांतीय प्रशासन के दूसरे 22 विषयों को हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया। जो दूसरे 22 विषय थे उनको हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया तथा यह विषय मंत्रियों को सौंपे गए थे। जहां 29 विषय
गवर्नर और उसके सभासद को सौंपे गए थे। वहीं दूसरा जो इसका भाग था गवर्नर और उसके मंत्री, उसके अंतर्गत 22 विषयों को सौंपा गया था। इन विषयों के प्रशासन के लिए वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इनमें कृषि है, शिक्षा है, स्थानीय स्वशासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है आदि विषय थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस प्रशासन को द्वैध शासन का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है प्रांतों का शासन दो भागों में विभाजन और दोनों का प्रशासन अलग अलग अधिकारियों के द्वारा किया जाना, जिनके फलस्वरूप उत्तरदायित्व में पर्याप्त भिन्नता थी। तो जहां दो भागों में बांटा गया, गवर्नर और उसके सभासद, दूसरा गवर्नर और उसके मंत्री। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान है कि द्वैध शासन में विषयों को कितने भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, जिन विषय 29 रखे गए, जो किसको सौंपे गए, गवर्नर और उसके सभासद को। कौन कौन से विषय थे इसमें, पुलिस जैसे मामले, जेल, न्याय, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जो महत्वपूर्ण जो विषय थे, उन्हें गवर्नर और उसके सभासद को सौंपे गए। दूसरा, प्रांतीय प्रशासन के दूसरे जो 22 विषय थे, उनको क्या नाम दिया गया था, हस्तांतरित विषय। और यह विषय किनको सौंपे गए, गवर्नर के मंत्रियों को सौंपे गए। और जो ये मंत्री थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी, तो वहाँ पर मंत्रियों को जो विषय सौंपे गए थे, वो अपने प्रशासन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी थे, विधान परिषद के। इनको जो विषय सौंपे गए उनमें कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि विषय इनको सौंपे गए थे। अर्थात प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजन और दोनों का प्रशासन अलग अलग अधिकारियों को दिया जाना, जिनके फलस्वरूप उनमें उत्तरदायित्व में पर्याप्त भिन्नता थी। जहां मंत्री तो अपने कार्यों के प्रति विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका अनुत्तरदायी। तो जहां 1919 के अधिनियम में एक तरफ द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो दूसरी तरफ जो केंद्रीय कार्यपालिका थी उसे अनुत्तरदायी रखा गया, वो अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार के ढांचे में, जो केंद्र सरकार थी उसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल प्रांतीय सरकारों के ढांचे में ही परिवर्तन किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, केंद्रीय ढांचा वैसा का वैसा ही था। केंद्र की कार्यपालिका पूर्व की भांति ही अनुत्तरदायी बनी रही। तो 1919 के अधिनियम में केंद्रीय कार्यपालिका में कोई संशोधन नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। जिस प्रकार 1919 के अधिनियम में 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए अलग आरक्षित किया गया था, उसी का विस्तार करते हुए 1919 के अधिनियम में भी पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियन को, एंग्लो इंडियन को और भारतीय ईसाइयों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया। तो 1919 के अधिनियम की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया। जिस तरीके से 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, उसी तरह 1919 के अधिनियम में भी पंजाब के अंतर्गत सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, कुछ प्रांतों में यूरोपियन को, एंग्लो इंडियन को, भारतीय ईसाइयों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता की, वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जनता ये मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते, बल्कि पहले एक निर्वाचक मंडल का चयन होता है, फिर वो निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और लोगों के लिए मताधिकार जो पहले 3% था उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। तो 1919 के अधिनियम की एक तो विशेषता रही वो ये रही कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और मताधिकार का जो रेशियो था जो पहले 3% था अब उसे बढ़ाकर 3% के स्थान पे उसे 10% कर दिया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर 1919 के अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा की। जैसे बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र कार्यपालिका अनुत्तरदायी बनी रही, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। तो इस प्रकार से ये काफ़ी विशेषताएं इस अधिनियम की रही। अब एक विशेषता और थी, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय इस अधिनियम के तहत बनाया गया। दूसरा, नरेश मंडलों की स्थापना भी इस अधिनियम के द्वारा की गई। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन। कुल रूप मिलाकर 1919 के अधिनियम को किस रूप में अपन देख सकते हैं। तो 1919 के सुधारों में 3 नई बातें थी। 1919 का जो शासन अधिनियम था उसके अंदर 3 नई बातें थी। पहला तो था उत्तरदायी शासन को प्रारंभ किया गया। उत्तरदायी शासन को प्रारंभ किया गया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इसके साथ ही देशी नरेशों को, देशी रियासतों के जो शासक थे उनको भारतीय शासन में विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में साथ लिया गया। तो इस अधिनियम की 1919 के अधिनियम की एक खासियत रही कि इसमें देशी जो नरेश थे, भारतीय जो राजा थे, उनको भारतीय शासन में विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित जो विषय थे उनमें साथ लिया गया, उनकी हिस्सेदारी दी गई। साथ ही द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो इस कारण से इस अधिनियम के बारे में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने लिखा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया, संसदीय शासन जैसा ब्रिटेन के अंतर्गत था, जिसके फलस्वरूप उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रारंभ हुआ। तो भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मानी जाती है, जिसी के क्रम में ही 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें विद्यार्थियों 1919 के अधिनियम के अंतर्गत रखी गई जिससे भारतीय शासन में सुधार कहा जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की और उसके मूल्यांकन के बारे में चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थियों।